मैं कुछ बिंदुओं को आप सबके, खास करके एनसीसी के बच्चों के लिए जो हमारे देश के भविष्य हैं, इनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। हालांकि इनमें तन्मयता जरा मुझे कम दिख रही है, ये सब अपने ही व्यवस्था में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आज के दिन आपने अपने आधे घंटे समय को हमारे साथ में नहीं गुजारा, इंटरेक्ट नहीं किया, तो ढेर सारी चीजों का आपको पता नहीं लग पाएगा। मैं उन सारे शहीदों को अर्पित करता हूँ। ये तो आपको इस कारगिल युद्ध के बारे में ढेर सारी चीजों की जानकारियां हो गई हैं, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, लेकिन कुछ एक ऐसे सीक्वेंस हैं जिनके बारे में हम कहीं कहीं छूते रह जाते हैं। ठीक है, 3 तारीख को हमें इस चीज की जानकारी हुई थी हमारे वहां के रहने वाले निवासियों के जरिए से। 5 तारीख को जब हमारे वहां की जो डिप्लॉयमेंट थी, सुरक्षा एक होती है पीस टाइम की सुरक्षा, एक वॉर टाइम की सुरक्षा होती है। पीस टाइम की सुरक्षा में 122 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री बटालियन को वहां पर लगाया गया था, और एक स्पेशल इन्फेंट्री बटालियन जिसके ब्रिगेड थी, जिसके अंदर 4 बटालियन आती थी। जनरली हमारे एक ब्रिगेड के अंदर 3 ही बटालियन होती है, तो उसके अंदर 4 रखी गई थी, क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र जो देखभाल का इलाका था 180 किलोमीटर का था। द्रास से शुरू होते हुए कारगिल, कारगिल और उसके बाद में सियाचिन तक पहुंच जाता था, तो बटालियन होते हुए सियाचिन तक पहुंच जाता था। इतनी दूरी होने के बावजूद में भी और संख्या कुछ ज्यादा देने के बावजूद में भी हम उस एरिया को कवर नहीं कर पाते थे। हमारे बीच में गैप बहुत ज्यादा थी, जो हमारी पोस्टें बनी हुई थी उनके बीच में गैप ज्यादा होती थी। अब जो परेशानियों का सबब हुआ, सर्दियों के सीजन में द्रास एक ऐसा एरिया है जो वर्ल्ड में सेकेंड मिनिमम टेम्परेचर वाला, जिसको कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड का प्लेस है, जो इनहेबिटेड यानी जहां पे मनुष्य रहते हैं, और सबसे दूसरे नंबर का कम टेम्परेचर वाला प्लेस है, जहां पे -27 तो मिनिमम जाता है, उससे ऊपर 40 तक भी पहुंच जाता है। ऐसा पहला जो प्लेस हो साइबेरिया है। तो द्रास के जो पास में है वो इलाका, उसी इलाके से काफिर और जो बटालियन होते हुए जब आगे हम सियाचिन तरफ जाते हैं, सियाचिन के बारे में आप सबको मालूम है, तो ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाने की वजह से हम अपने सैनिकों को पीछे की तरफ प्रोटेक्शन के लिए बुला लेते हैं, और वो हमारी पोस्टें जो फोर्टिफाइड होती है, जो हमारी एलओसी की रक्षा करती है, वो खाली हो जाया करती है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई स्थान खाली हो जिसको दूर से हम लोग सुरक्षा करने के लिए एक बार पेट्रोलिंग भेज देते हो, तो ऐसे में आगे अगर हमारा एडवर्सरी है कोई और अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसके लिए एक अवसर मिल जाता है। ये प्लानिंग बहुत पहले से थी। हालांकि हम कहते हैं मुशर्रफ की प्लानिंग थी और नवाज शरीफ को उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, धोखे में रखा, लेकिन कई चीजें हमारी तरफ से भी गलतियां हुई हैं। उन गलतियों को हम ना दोहराते हुए उनकी सीख और उनकी समीक्षा हो चुकी है, और इनके ऊपर जो करेक्टिव एक्शन लिया जाना था वो भी लिया जा चुका है। लेकिन बच्चों, जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि आखिर में इस तरीके की एक्टिविटीज कैसे कोई कर सकता है, जब हम भी उसी कार्य में लगे हुए हैं, तो हमारे सामने वाला हमसे ज्यादा चालाक कैसे हो सकता है। ये प्लानिंग इससे पहले के जो उनके सेना के चीफ थे पाकिस्तान के, उन लोगों ने करी थी, लेकिन कहीं न कहीं उनके जो प्रेसिडेंट ने उनको अलाउ नहीं किया हुआ था। इस बंदे ने, मुशर्रफ ने, बगैर किसी को बताए हुए सबको धोखे में रख करके अपनी प्लानिंग कर ली। प्लानिंग करने के बाद जो डिप्लॉयमेंट करना शुरू किया विदाउट कम्युनिकेशन, यानी कोई रेडियो, जिसको बोलते हैं कंप्लीट रेडियो साइलेंस। हम लोगों को मालूम है कोई रेडियो से कोई बातचीत नहीं, क्योंकि वही फ्रिक्वेंसी को हमारी जो सेना मॉनिटर करते हैं, और इससे पता लगता है कि कुछ न कुछ एक्सेस हमारे एरिया में। कंप्लीट रेडियो साइलेंस एक वर्ड होता है जिसमें बिल्कुल ही रेडियो या कम्युनिकेशन